क्विकली हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आपका ये हो गया। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टेंडेंसी होती है क्या होती है, एक्सपेंड होने की होती है। जैसे आपने बताया कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे चार्जेस क्या होंगे, एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपका एक तरह से ये क्या होगा कि एक टाइप का प्रेशर, जैसे जैसे आप इसके क्लोज जाओगे ना, एक टाइप का आपको फील होगा कि ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाओगे ये प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, मतलब एक फील आएगा कि द फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज टू exert a lateral pressure। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन द टू लाइक चार्जेज। लाइक चार्जेज में आपने देखा था कि आपका, जब आपने देखा था, ड्रॉ किया था, तो आपका क्या रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ आ रहा था। ठीक है, ये ऐसा क्यों आ रहा था, क्योंकि ये दूसरे एक को रिपेल कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। ठीक है, और बाकी जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ये तो है ही आपका। ठीक है, ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे यही हमने यहाँ पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लिया था तो ये क्या कर रहे थे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे डोमिनेट हो जा रहा था। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका है टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में तो अब नहीं रह गया है टेंजेंट एंड नॉर्मल, लेकिन टेंजेंट वर्ड तो सुना ही होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो उस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, तो क्योंकि हो सकता है 1 मार्क्स में ही पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है इलेक्ट्रिक, हम ये नोट्स भेज देंगे। ठीक है, आप समझो, पहले हमें मेनली जो करना है वो तो एक्सप्रेशन में डिराइव करना है। फिलहाल जो पॉइंट्स हैं बस वो आप क्विकली देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड एक्शन, ये मैंने बता ही दिया था। जैसे यहाँ पे जो हमने फिल्म बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, मतलब जब आपका रिपल सेम चार्ज हो जाते हैं तो देखते हो ना आप, मिलते नहीं है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ जो होती है थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो। और टू फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ़ दे इंटरसेक्ट, हमने अभी जस्ट अभी स्टडी किया है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फाइंड करना होता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर आपका इंटरसेक्ट करेंगे, इफ़ दे इंटरसेक्ट, अब विजुअल ठीक है, then two tangent draw at that point will represent two direction of the field at that point which is not possible। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे आपका सिंगल ही डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन जब आपका इंटरसेक्ट करेंगे तो एक डायरेक्शन इधर पॉसिबल हो जाएगा, एक डायरेक्शन इधर पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, सिंगल पॉइंट पे आपका एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसीलिए आपका अगर क्वेश्चन में आ गया कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। ठीक है, अगर यस होगा तो आपका ऐसा रीजन क्यों है, अगर आपने एक पॉइंट मान लो ऐसे क्रॉस कर गई, टू डायरेक्शन शो कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कहोगे कि टू लाइन इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, दे आर कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी, ये कोई डाउट ही नहीं है, स्मूथ कर्व ही होता है। दे डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते हैं। जैसे क्लोज लूप का मतलब कैसे हुआ, ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ ऐसे, जहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे क्लोज हो जाए, ऐसा कुछ फॉर्म नहीं होता है। बात समझ में आए। जैसे आपने यहाँ तो देखा होगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन क्लोज नहीं हो रहा है ना। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में ही नहीं खत्म हो रहा है, डोमिनेट नहीं हो रहा है। ये स्टार्ट पॉजिटिव से हो रहा है, डोमिनेट नेगेटिव में हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव स्टार्ट हो गया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर है ना। तो ये आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, द रीजन वेयर लाइन्स ऑफ फोर्स आर
क्राउडेड इट्स इंटेंसिटी इज मोर। इसका मतलब आप समझो थोड़ा सा, जैसे आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से आपने ऐसा कुछ किया, ठीक है, ये लाइंस आपकी निकल यहाँ से आ रही हैं। अगर इस एरिया पे देखें और इस एरिया पे देखें, ठीक है, इस एरिया पे अगर ए और बी पे देखो, आप ए पे देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, हमने कितना ड्रॉ किया, 6 ड्रॉ किया, 6 है। बी पे आप देखो कितने हैं आपके, 4 लाइंस आ रही है, देख रहे हो। तो यहाँ पे कंपेयर टू द पॉइंट ए, कंपेयर टू द ए और बी को हम कंपेयर करें, तो पॉइंट ए पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं मोर है कंपेयर टू द बी, ठीक है। तो यही पॉइंट करना चाह रहा है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ज़्यादा होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। उसने एक फिगर ऐसे ड्रॉ कर दिया रफली, क्या कर दिया भाई, रफली जिस तरह का ये फिगर बना लो आप एक, ठीक है, ये फिगर क्वेश्चन ही हो गया आपका, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमिनेट हो रही है, और फिर पॉइंट ए पे उसने पूछा है, और पॉइंट बी पे इसको पूछा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए ग्रेटर देन ई बी लेस देन ई ए लेस देन ई बी, और कैन नॉट कैलकुलेट। इस फिगर को देखा, एमसी के क्वेश्चन में ये आ गया, ठीक है। तो आप को पता होना चाहिए कि हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने के लिए हमें बस देखना है कि नंबर ऑफ लाइंस कहाँ से ज़्यादा पासेस हो रही हैं। तो इस पॉइंट ए पे हमारे ज़्यादा कंपेयर टू द पॉइंट बी है, तो आपका क्या होगा, ई ए ग्रेटर देन ई बी होगा। इस पॉइंट को हमने इसका इस पॉइंट का यही मतलब है आपका, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट, ये और ये पॉइंट आप समझ गए ना, हम नोट शेयर कर देंगे, आप रीड कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, ये हमने एक क्वेश्चन में करवाया था आपको, एक कंडक्टर का हमने कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने को, ऐसे इस तरह का ही कंडक्टर हमने बीच में रख दिया था, इसकी साइज़ थोड़ी लॉन्ग है, वहाँ पे स्मॉल था, ठीक है। तो हमने कहा था कि आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो भाई यहाँ पे ही देखो इस कंसेप्ट का यूज होता है, दे डू नॉट पास थ्रू एनी कंडक्टर। जो आप कंडक्टर लोगे ना, उनके इनसाइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करोगे, देख रहे हो आप इनसाइड नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है। आप केवल आउटसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होगी, बात समझ में आ गई। तो आपका जो फिगर आएगा इस तरह का कुछ, ये आप फिगर ड्रॉ कर लो फिर से। ये आपका दिया हुआ है, दो मेटेलिक प्लेट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनसाइड द मेटेलिक प्लेट यू पुट अ मेटल, ठीक है। तो वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर गिवन फिगर। तो फील्ड लाइंस आप कैसे होगा, आप ऐसा कुछ दिखेगा, कैसे होगा ये देखो, फर्स्ट आपका पॉजिटिव चार्ज है, बाई इंडक्शन मेथड ये आपका क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, ये नेगेटिव साइड यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, तो जब नेगेटिव यहाँ कलेक्ट हो गया तो रिवर्स जितने पॉजिटिव है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर जब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है और पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, नेगेटिव पे, तो ऐसा कुछ फिगर हो जाएगा। ठीक है, इस पर नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट आपका, ये हमने करवा ही दिया था, द रिलेटिव, अभी जस्ट हमने बताई है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका अगर यहाँ पे क्लोज आप ले रहे हो, जैसे यहाँ से चार्ज है, चार्ज के पास अगर ले रहे हो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ही कंपेयर टू द, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, ठीक है। ये बात, ये पॉइंट समझ रहे हो, क्योंकि ई की वैल्यू आपने क्या लिखा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, जैसे जैसे आर आप इंक्रीज करोगे ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है।
ठीक है। तो आप जैसे चार्ज जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पे आप नियर बाई आप रीजन में मेजर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होगी कंपेयर टू, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे वहाँ पे वीकर होता जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए? ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट ही हम बता रहे हैं। ठीक है, ये फिगर आपको हमने बता ही दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप। अच्छा, ये हमने फिगर बता ही दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द अपोजिट चार्ज दिस वन होगा, ऐसा कुछ फिगर आएगा। फिर ये मेटल के लिए भी हमने बता दिया था। और फिर देखो आपका इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है भाई कि जो लाइंस होंगी क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इनके डिस्टेंस क्या होगा, लगभग लगभग एक होगा। आप कहीं पे भी मेजर करोगे ई की वैल्यू आपका सेम आएगा। ठीक है, समझ गए? पैरेलल यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, और इक्विडिस्टेंस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, थ्रू आउट द ऑल पॉइंट्स कहीं पे भी मेजर करोगे ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, फिक्स होगी। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, यहाँ पे जो गैप होगा ना ये इक्वी नहीं होगा। ठीक है, आपका डिफरेंट होगा, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस जो आपकी एक एंटी पैरेलल हो गई, पैरेलल ना होकर के एंटी पैरेलल हो गई, तो भी आप क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहोगे। ठीक है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस है। द फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। ये हमने अभी तक जो किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कर लिया है। ये हमने एक फिगर और भी बताया था, मेटल का केस है। ये आपका क्या है, मेटल रखा हुआ है, और ये आपका, ठीक है, तो ये आपका मेटल है और ये चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, चार्ज है आपका। तो चार्ज पॉजिटिव लिया आपने, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इनिशिएट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट होगा, ये बाय इंडक्शन मेथड ये इसके चार्ज को क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ से टर्मिनेट होंगी, और फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इमिनेट होंगी। तो ये भी फिगर आपने ड्रॉ कर लो, एक एग्जाम्पल ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने कर लिया था, उसके यूनिट वगैरह सबने कर लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसको फिर से एक बार हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम इससे पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखो तब तक आप देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, आप दो चार्जेज लिया, अनलाइक चार्जेज लिया। ठीक है, उनको सम डिस्टेंस पे आपने पुट कर दिया। इस केस में जैसे आपने चार्ज लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ये आपके वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे आपने कीप कर दिया। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हो आप, डाइपोल बोलते हो। डाइपोल कंसेप्ट आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा था। वाटर डाइपोल होता है, मोलर फॉर्म क्या होता है उसको बोलते हैं। पोलर जो होता है, पोलर आती है, पोलर वो चार्ज अप्लाइजेशन जो होता है, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना आपका, ये इसके पास हाइड्रोजन के चार्ज को अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका चार्जेस को इसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। ठीक है, तो जब आपकी तरफ पुल करता है तो इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी सेम यहाँ पे भी टेंडेंसी है। तो ये देखो आप डाइपोल बन गया। ठीक है, डाइपोल बन गया। डाइपोल का क्या मतलब हुआ, अपोजिट चार्जेज आर प्लेस वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट डाइपोल। सिंपल सा लॉजिक है। Two equal and opposite charges separated by a very small distance constitute dipole। ठीक है, आप क्विकली नोट कर लो, कुछ तो समझने के लिए होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लो और ये शॉर्ट सा फिगर बना लो। ठीक है, तो आपका जो आपके माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को आपको जो आप मिल रहा लाइन से, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सिस सुना है ना, एक्सिस।
तो उसी एक्सिस से आपका बना एक्सियल लाइन, मतलब आपकी ये एक्सिस होगी डाइपोल की, ठीक है, जो चार्जेस को मिलाएगा आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू को, ये एक्सियल लाइन भी कहलाएगी। बात समझ में आ गया। अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या मतलब हुआ, वेक्टर का मतलब होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन जो होता है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू से स्टार्ट होता है और प्लस क्यू की तरफ जाता है, ध्यान रखना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, प्लस टू माइनस होता है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन पता चल गया। आपने माइनस और प्लस चार्ज को आपने मिलाया, ये लाइन जो बन रही है एक्सियल लाइन बन रही है। आप इस लाइन, इस चार्जेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाओगे आप उसको बोलोगे इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये बात समझ गए। अभी ये आप डेरिवेशन में हम यूज करेंगे, इसीलिए आपको पता होना चाहिए एक्सियल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल। तो हमने क्विकली डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोन जो इसकी डेफिनेशन है, उसकी फॉर्मूला क्या है, इसको आप कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपने बताया कि आपका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपने चैप्टर वेक्टर वाले में पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना। तो वहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में आप करोगे, क्यू क्रॉस टू एल, ठीक है। तो सभी के वेक्टर फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि विच वन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप, ठीक है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं तो क्यू टू एल साइन थीटा लिखते थे, अब वेक्टर में याद है। और जब डॉट प्रोडक्ट लेते थे क्यू टू एल कॉस थीटा लिखते थे। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपका क्यू टू एल साइन थीटा होता है। अब जब साइन थीटा, आप मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, ठीक है पे। तो पी मैक्सिमम हमें मिलेगा क्यू आपका थीटा 90 पे, ठीक है। बात समझ में आ गया। अगेन आपका डायमेंशन वगैरह कैलकुलेट कर लोगे, जैसे यहाँ पे देखो पी की वैल्यू में, अगर हमें यूनिट कैलकुलेट करना है, क्यू क्यू का यूनिट होता है कुलॉम, और एल डिस्टेंस हो गया, कुलॉम मीटर हो गया, ठीक है। यूनिट हो गई कुलॉम मीटर। आपका हमें डायमेंशन फाइंड करना है, तो क्यू ये कुलॉम है, कुलॉम को आई टी लिखोगे, और एल आपका मीटर में ही होगा, तो आपका ये हो गया ए टी और एल हो गया, ठीक है। तो आप टाइम ऑर्डर से लिखोगे एल टी ए, समझ गए। ये समझ में आ गई डायमेंशन कैसे फाइंड किया। इसका डायरेक्शन हमने बता ही दिया था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव याद रखना आप। आइडियल डायपोल क्या होता है, आइडियल डायपोल होता है आप जिसमें क्यू की वैल्यू काफ़ी लार्ज हो और टू एल की वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो, ठीक है। सच आपको क्या कहोगे, आप आइडियल डायपोल कहोगे। आइडियल डायपोल की डेफिनेशन समझ गए, जिसमें क्यू वैल्यू काफ़ी ग्रेटर हो और टू एल मेरा जो लेंथ हो काफ़ी स्मॉल हो। टेंस टू जीरो का मतलब आप समझ रहे होगे लिमिट के केस में, ठीक है, काफ़ी स्मॉल वैल्यू। ये टेंस टू जीरो का मतलब हो गया काफ़ी स्मॉल, और टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब काफ़ी लॉन्ग हो गया वैल्यू, ठीक है। अब आइडियल लेवल इसकी डेफिनेशन समझ गए। अब देखो, ये सारी चीज़ें पॉइंट आपकी जस्ट जनरल डेफिनेशन थी, जो आएगा क्वेश्चन में आपका ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हमने बताया था जस्ट कि आपका जब इस माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को जो मिलाती हुई लाइन आपको एक्सटेंड करोगे तो डेट इज कॉल्ड द एक्सियल पोजीशन, और इसके जो आप परपेंडिकुलर लेते हो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल पोजीशन, ठीक है। तो हमें फर्स्ट केस में किसके फाइंड करना है, एक्सियल पोजीशन में हमें क्या फाइंड करना है, आपने इसको मिलाते हुए एक्सटेंड किया लाइन किसी पॉइंट सी पे, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल समझ गए, डाइपोल की डेफिनेशन आप समझ गए, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। आपने डाइपोल की डेफिनेशन समझ गए, तो आप ले लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डाइपोल है, इनके बीच का डिस्टेंस आपने कह दिया टू एल है, ठीक है। मार्क कर दिया पॉइंट ए है बी है, क्यों किया, क्योंकि हमें किसी थर्ड पॉइंट पे जो कि इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि भाई माइनस क्यू और प्लस क्यू को आप पहले मीट करो, उसके लाइन पे ही आपका किसी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पे आप ले रहे हो सी, वहाँ पे हमें फाइंड करना है
तो आपने इस केस में के लिए सी लिया है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू। समझ गए? आपने एज्यूम किया कि भाई इनके जो सेंटर है, जो ये आपका ये डाइपोल लिया है, इसका मिड पॉइंट जो है ओ है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपका आर है। ठीक है, आप ठीक है, इतनी चीज़ें आपके गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। अब देखो कैसे हम अप्लाई करेंगे। जब आपने यहाँ से बताया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी आर है, ये लेंथ 2l है। ठीक है, तो ये भी लेंथ क्या होगी, एल होगी, और ये भी एल होगी। ठीक है, तो आपके यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, लेकिन चार्ज जो मेरा है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। आर हमें चाहिए होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, ये आर है ये एल है, ये आर से एल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। आर यहाँ से यहाँ तक है, एल यहाँ से यहाँ तक है, हमें यही डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आर माइनस एल करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग, ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमने बताया था ना, किसी पॉइंट पे हमें फाइंड करना होगा तो हमें टेस्ट चार्ज लेना होगा। टेस्ट चार्ज का नेचर होता है पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करके इधर इधर भेजने की कोशिश करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, तो आप इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब ये डायरेक्शन इधर हो गया, वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू, हमने यहाँ लिखा हुआ है के क्यू बाई बी सी। क्या है, बी और सी इनके बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, सिमिलरली एक मिनट देख लो इसको भी आप, माइनस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 2l है, r यहाँ तक है, r प्लस एल कर देंगे तो ये डिस्टेंस में मिल जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से यूज करके फिर से हम यहाँ इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लस को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा। समझ गए, एक E1 इधर है, E2 इधर है, दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करो, इस फिगर को ड्रॉ करो। और ये पॉइंट मार्क कर लेना, आप कर क्या रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो ड्यू टू द डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, दोनों ही बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। हम जो चीज़ें हमने ड्रॉ की हैं उसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि गिवन क्या है। ये हमने खुद से, अगेन ये फिगर आपको दिया नहीं रहेगा, केवल वर्ड्स में लिखा होगा। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू द डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो आपको खुद से ड्रॉ करना है, फिगर्स खुद से जम करना है। ठीक है, पॉइंट वगैरह सब कुछ खुद से कंसीडर करना होगा। ठीक है, ठीक है, इतना कुछ लिख लिया। तो ये देखो आपका हमने बताया, द सी इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है ना, हमने एज्यूम कर लिया कि कोई पॉइंट सी लिया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ड्यू टू द प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू के आपने कंसीडर किया चार्ज, तो इसके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या है मेरा, बी सी डिस्टेंस लिया हुआ है, तो आपने के क्यू और इसके बी सी के फॉर्म में लिखा हो तो बी सी का स्क्वायर। और सेकंड थिंग, जो यहाँ पे वेक्टर हुआ करता था ना, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कंप्लीट ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, ये वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, ई वन इज इक्वल टू के क्यू बाई बी सी स्क्वायर और ये आई कैप। आई कैप क्यों लिखा, पता है ना आई कैप का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देख रहे हैं ना, इसका डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इधर आप जे के लेते हो, ऐसा कुछ एक्स जेड एक्सिस के पॉजिटिव में आप के कैप लेते हो, तो ये देखिए पॉजिटिव एक्स है, अगर इसके रिवर्स जाएंगे तो माइनस माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, ये नोट कर लो पहले आप, ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू चार्ज ई वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी वेक्टर के फॉर्म में के क्यू बाई बी सी स्क्वायर आई कैप।
बी सी की वैल्यू आपकी क्या है, हमने फाइंड किया था आर माइनस एल है, ये भी पुट करके लिख लिया। अब देखो आपने पॉजिटिव क्यू के रीजन से फाइंड कर लिया, माइनस क्यू से फाइंड करना है। माइनस क्यू देखो आपने फाइंड कर तो लिया था, डिस्टेंस आर प्लस एल आ रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज को। इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नेगेटिव एक्स में डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है, माइनस आई होता है। तो ये आप लिखो, ड्यू टू द माइनस क्यू आपका ई टू वैक्टर जो हो जाएगा के क्यू बाई ए सी स्क्वेयर माइनस आई कैप, और ए सी की वैल्यू जो है आर प्लस एल है। ठीक है, तो आपको पॉइंट सी पे रिजल्टेंट फाइंड करना है ना, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो पॉइंट सी पे देख रहे हो आपका जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है, एक इस तरह फॉर्म हो रहा है इवन डायरेक्शन में, और एक आपका इधर आ रहा है। टू अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स जब आप सम करोगे, रिजल्टेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर का रिजल्टेंट, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, सम कर देते हैं। तो आप ई वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, जो हो जाएगा ई वेक्टर से दिखाओगे, ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई वन प्लस सी टू, ये आप लिख लो। और ई वन की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है, और ई टू की वैल्यू फाइंड कर रखी है, ये वैल्यू पुट कर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। ये हमने वेक्टर का कंसेप्ट यूज किया है, वेक्टर क्लैरिटी है ना, वेक्टर नहीं हो तो बताओ, बताएं फिर से। जैसे हमने लिखा है यही अब तरीका होता है, अभी जब दूसरा कुछ हो आएगा तो हम बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है या किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, आप ऐसे ही लिखोगे। ये केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वेक्टर। ठीक है, अब देखो ई वन और ई टू की वैल्यू आप पुट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो आपका ये पोर्शन, ये कॉमन है आपका, ये माइनस और इसका प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यही कर रहे हो आप, के क्यू कॉमन किया और वेक्टर आई को कॉमन किया, बाकी चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हो। क्या रह गया आपका, वन बाई आर माइनस एल का स्क्वायर इधर रह गया, और इधर वन प्लस आर बाई एल का स्क्वायर, यही रह गया ना। ऐसे सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं कैसे लिखा है वहाँ पे। जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम, हमने के क्यू कॉमन कर लिया, आई को भी कॉमन कर लिया, यहाँ पे माइनस आएगा। डिनोमिनेटर में मेरा आर माइनस एल है और इधर आर प्लस एल है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इससे आप डिवाइड करोगे, फिर कितना आएगा आपका, ये आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, जो कि आप इसमें वन से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपने कॉमन करके हटा रखा है, वन ही रहेगा ना। वन से आपका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर। सिमिलरली जब आर प्लस एल से डिवाइड करोगे, आर माइनस एल आएगा, आर माइनस एल का। समझ गए ये लॉजिक, यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे नोट करो पहले। अब इसके बाद हमें केवल सॉल्व करना है। आप जब इसे सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल आएगा, इधर से आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल। ठीक है, अब माइनस ओपन करोगे, माइनस आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा इसके आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से। इसका टू आर एल और इसका माइनस टू आर एल प्लस टू आर एल हो जाएगा, जो कि सॉल्व करके क्या हो जाएगा, फोर आर एल। ये बात समझ में आ गई। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सॉल्व हमने कर लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में देखो आपका पावर सेम है, पावर दिख रहा है सेम है। एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, जब आप पावर सेम हो बेस डिफरेंस हो, तो आप क्या कर सकते हो, बेस का मल्टीप्लाई करके कंप्लीट का पावर लिख सकते हो। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि आर माइनस एल, आर प्लस एल, ऐसा कुछ हम लिख लेके कंप्लीट का ऐसा पावर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, दिख रहा है। फिर देखो आपने यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है,
ए माइनस बी आई प्लस बी मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, और ये कंप्लीट का पावर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे हुआ, ऐसे नोट करो आप। ठीक है, अब हमने 4 एल को स्प्लिट कर लिया है। स्प्लिट किससे किया है, 2 आर मल्टीप्लाई में 2 एल। ठीक है, अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अभी जस्ट हमने डाइपोल की डेफिनेशन की स्टडी किया है कि ये Q इंटू 2L होता है, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो Q और 2L आपका क्या जो है डाइपोल की वैल्यू देगी। तो यहाँ हमने लिख लिया Q और 2L को लिख लिया P, K और 2R रह गया था, वही हमने लिख लिया 2K PR बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कंप्लीट का स्क्वायर आई वेक्टर। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोल हो गया, जो हमें फाइंड करना था। आप इसे नोट करो, समझ गए लॉजिक क्या है। फिर देखो आप, ये तो फॉर्मूला आ गया आपका। अगर आपने आइडल डाइपोल कंसीडर किया है, तो आइडल डाइपोल में आपने क्या बताया था कि भाई जो लेंथ होगी इसकी काफ़ी स्मॉल होगी ना, टेंस टू जीरो लिखा था ना। तो इस केस में क्या होगा, जो ये एल जो है स्मॉल, ये तो डाइपोल की लेंथ बता रही है, ये आपका कंसीडर कर दोगे काफ़ी स्मॉल है कंपेयर टू द डिस्टेंस आपने एज्यूम किया है बिटवीन द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड जिस पॉइंट पे हमने एफ फाइंड करना था। ये आर हमने लिया था, ये डाइपोल की लेंथ है। तो आप एज्यूम कर रहे हो कि आइडल कंडीशन में, आइडल डाइपोल के केस पे, कि जो इस एल है डाइपोल का वो काफ़ी स्मॉल है कंपेयर टू द आर जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, ये आप नोट करो, फॉर द आइडल डाइपोल एल की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होगी कंपेयर टू द आर जहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो। तो जब भाई ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, जैसे आपने 0.00001 लिया, ऑलरेडी स्मॉल है, और स्मॉल है कंपेयर टू द, मान लो आप 0.1 ले रहे हो। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो अभी तो 5 जीरो हो जाए, 4 जीरो हो जाए, और स्क्वायर करोगे तो और भी जीरो ऐड हो जाएंगे ना, तो और भी स्मॉल हो जाएगा ना स्क्वायर करने के बाद। तो वही हमने यहाँ लिखा है, सो जो एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कैन बी वेरी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मतलब और भी स्मॉल हो जाएगा, तो फिजिक्स में उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यही हमने लिखा है कि फॉर द आइडियल डाइपोल एल इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द आर, सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ये बात समझ में आ गई। तो जब ये आप समझ गए, तो इसीलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में एल स्क्वायर की टर्म को कटिंग कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, केवल आर स्क्वायर को लिखा। जब आप आर स्क्वायर से एल स्क्वायर को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो समझ रहे हो ना, जब ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है जिसमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑलरेडी इतना स्मॉल है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए आप केवल इसके डिफरेंस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, केवल आर स्क्वायर लिख सकते हो। ये टर्म समझ में आया भाई। यहाँ आपने आर स्क्वायर लिखा, पहले से स्क्वायर है, आर स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, टोटल पावर 4 हो गया। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया। ये नोट करो, आपका फाइनल फॉर्मूला आपको यही लर्न करना है। ठीक है, आइडियल डाइपोल के लिए, क्योंकि आप करो पहले, बाद में बताएंगे क्या करना है उसे। समझ में आ गया। आइडियल डाइपोल में ई की वैल्यू जो आ रही है 2kp/r³ इंटू आर। ये r³ कैसे आया, ये एक आर और ये कैंसिल होकर के r³ रह गया। अगेन जब आप फिगर ड्रॉ करोगे ई वर्सेस आर, तो एक आपने ई वर्सेस आर स्क्वायर ड्रॉ किया था, अब यहाँ पे ई वर्सेस r³ है, तो फिगर तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन केवल स्लोप का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, स्लोप समझते हो ना, टेंजेंट पड़ा होगा वहाँ पे, dy/dx दैट इज कॉल्ड द स्लोप। तो वो वैल्यू जो आपकी है, स्लोप हमें जो आप मैथमेटिकल टर्म में समझते होगे, जैसे ये आपकी इस केस में जो स्लोप है ऐसा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो फाइंड किया, ये आपका स्लोप हो गया। पॉजिटिव एक्सिस से जो इस लाइन की जो एलिमिनेशन होती है, डेट इज ये dy/dx हो गया। ठीक है, और जो अगर हमने 1/r² का आपने ड्रॉ किया होता, तो ये जो स्लोप आता ये कम थोड़ा होता। दोनों के स्लोप में अंतर होता है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे या ग्राफ लर्न करोगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिगर तो एक ही दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस कुछ पता नहीं चल रहा है ना, डिफरेंस स्लोप का होता है। ठीक है,
तो ये फिगर ड्रॉ कर लिया, ये केस समझ में आ गया। क्विकली हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखो आपका ये एक्सियल डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, हमें फाइंड करना है एट पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट हमने क्या किया कि ये आपके ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, आर डिस्टेंस गिवन है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए आर माइनस एल करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फाइंड करने के लिए आर प्लस एल करना पड़ेगा। ई की वैल्यू ऑलरेडी हम नोन है कि ई की वैल्यू होती है के क्यू बाई ये, इसके यहाँ के डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल का स्क्वायर, और आई वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स है। सिमिलरली जब आप माइनस क्यू से फाइंड कर रहे हो तो ये आई का डायरेक्शन रिवर्स है, तो माइनस आई लिखा, ठीक है। पॉइंट टी सी पे आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ई वन प्लस ई टू। ई वन प्लस ई टू की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसे सॉल्व कर लिया, फाइनली ये आ गया ई की वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। फिर हमने आइडियल डायपोल के लिए कंसीडर किया कि जो आर की वैल्यू है कंपेयर टू द आर काफ़ी लार्ज है, तो आपने क्या कर लिया, आर एल स्क्वायर की वैल्यू लीव कर दिया, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बनकर आर टू द पावर 4 हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, मेरा फाइनल आंसर ये है, ठीक है। ये हमने किया है। देखो सेकंड केस जो आपका है, हमने बताया था एक तो एक्सियल हो गया, सेकंड जो है इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल क्या होता है भाई, ये आप परपेंडिकुलर ले रहे हो कोई पॉइंट, ये एक्सियल है पोजीशन, इसके आप ये लाइन ले रहे हो कोई 90 डिग्री पे सी पॉइंट, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। क्विकली नोट करो हमें फाइंड क्या करना है, ई फाइंड करना है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या मतलब होता है, या फिर दूसरा लैंग्वेज लिखा रहेगा ब्रॉडर साइड, ठीक है, दोनों आप लैंग्वेज याद रखना। हो सकता है ब्रॉड साइड लिख दिए तो आपको कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, तो इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉडर साइड दोनों हो सकता है आपका, ठीक है। ठीक है, फिर से वही आपका माइनस क्यू प्लस क्यू है, पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है यहाँ से एज्यूम कर लिया आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक है, इतना हमारा गिवन है। ये एल और ये एल हमें पहले से पता है। देखो आपका ये चार्ज लोगे आप, ये यहाँ पे पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हो, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यू वन का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर इस डायरेक्शन में हो गया। ये माइनस क्यू प्लस क्यू को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ई टू का डायरेक्शन क्या होगा, इधर आएगा, एक इवन इधर हो गया, ई टू आ गया, ठीक है। अब ई1 और ई2 की हमने डायरेक्शन फाइंड किया, वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होगा ना, तो वो डिस्टेंस हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आर पता है, ये एल पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक है। तो आपका देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो डिस्टेंस दोनों में सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज सेम है। तो जब आप ई की वैल्यू फाइंड करोगे तो इस केस में ई1 और ई2 क्या आएंगे, दोनों क्या आएंगे, इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएंगे, इक्वल ही आएंगे। क्यों, क्योंकि जब ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर होता है ना, और क्यू की वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, आर की वैल्यू भी दोनों केस में सेम ही आ रहा है। तो ई1 और ई2 क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है, केवल चेंज क्या है, केवल डायरेक्शन चेंज है। बात समझ गए। तो भाई जब आपका E1 इधर है, E2 इधर है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा इन्हीं इसी के बीच में कहीं पे आएगा। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वही जो आपको वेक्टर लॉ में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ लिखना है वर्ड्स में, क्विकली राइट करो ये सब, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन है, एंगल थीटा दिए हुए है, कंसीडर कर लिया तुमने कि ये एंगल जो है एक्सियल से कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल ले रहे हैं। अगेन ये अननोन है, इस थीटा को हमें फाइनली रिप्लेस करना होगा, ठीक है, खुद से एजम्पशन किया है। अब ये फिगर थोड़ा सा समझना, अब रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। अगर आप पैरेललोग्राम नहीं अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने कंपोनेंट फॉर्म करना सीखा होगा ना, वेक्टर को कंपोनेंट को डिवाइड करना है। जैसे ये ई वेक्टर है, ये थीटा ले रहे हो, तो ये आपका एंगल बनाया तो ये ई कॉस थीटा हो जाता है,
और ये ई साइन थीटा होता है। ये सब पता है कंपोनेंट जो हम डिवाइड करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं इसे। तो आप देखो इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई कर रहे हो। कैसे? देखो आपने बताया कि ये इवन है, ठीक है, आपने ये इवन लिया है और ये थीटा एंगल है, ठीक है। आप अब जब ये बता रहे हो रिजल्टेंट दिस वन है, तो आपका जो ये एंगल आएगा ना, ये एंगल, ये लाइन जो है पैरेलल टू किसके है? ए बी है। तो अगर पैरेलल कंसेप्ट अप्लाई करो तो आपको करस्पॉन्डिंग पोजीशन याद है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा। तो आपको पता है इवन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा फॉर्म कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? इवन कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? इवन साइन थीटा। समझ में आ गया? सिमिलरली आपका देखो E2, ये E2 है, ठीक है। अगर आप अब E2 के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है? एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो ये इवन कॉस थीटा। अब ये आपका, एक मिनट, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका E2 किधर है? हाँ इधर ही है, इधर ही है, देखो, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में जब इसका रिजोल्यूशन ले रहे हो, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हो ना, E2 cos थीटा आ रहा है और इसके परपेंडिकुलर जो आ रहा है ना, E2 sin थीटा आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो? हमने बताया था ना अभी जस्ट कि आपने E1 और E2 क्या है? इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज। तो जब E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो ये कंपोनेंट आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो कि एक ही डायरेक्शन में इधर ही आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फिल्ड जो आया हमारा, वो क्या आ गया? ये आ गया। बात समझ में आया? ये आपका कौन सा मेथड हो गया? कंपोनेंट मेथड हो गया, जो आप रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका है। एक तो आपको पैरेललोग्राम का पता ही है, ये आपका क्या है? कंपोनेंट जो डिवाइड करके फाइंड करने का एक तरीका है। तो ये आप नोट करो पहले इतना, ये कैसे हुआ सब कुछ समझ में आ गया ना। तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ/BC², KQ/BC²। और ये BC की जो लेंथ है आपने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर रखा है, R² + L²। तो देखो आप जब इसका ये डिस्टेंस अंडर रूट में है, इसका जब आप डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा आपका। तो ये डिस्टेंस हमने लिखा है इसीलिए यहाँ पे विदाउट अंडर रूट। ये देखो यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है हमने क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज से E1 फाइंड किया तो KQ/BC², और डिस्टेंस मेरा अंडर रूट में था, इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया? R² + L²। ये लिख लो आप, फिर ये लिखो आप -Q से। और आप बता रहे हो कि E1 और इग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड बाई 6 में। तो क्या करोगे? E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये समझ गए? तो फिर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी आपकी, आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगा। और किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका? इधर आप प्लस आई कैप लेते हो तो इधर इधर आ रहा है ना रिजल्टेंट, तो माइनस आई कैप। ये माइनस क्यों लिखा है समझ में आया? ये 2, और फिर E1 cos थीटा को 2 टाइम्स। अब देखो E1 आपका E2 के इक्वल है, तो E2 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? E1 से। क्यों? मैग्नीट्यूड बाई दोनों क्या है? इक्वल है। यहाँ साइड में आप लिख लेना। तो E2 को रिप्लेस कर दिया E1 से, तो आपका टोटल क्या हो गया? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, मतलब 2E1 cos थीटा माइनस आई कैप, ठीक है। अब हमने E1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, ये देखो यहाँ में पुट कर दिया E1 की वैल्यू KQ/R² + L²। अभी हमने बताया था ना थीटा मेरा अननोन है, तो cos थीटा भी क्या होगा? अननोन होगा, और इसको रिप्लेस करना होगा मैं फिर से। तो थीटा देखो आप यहाँ पे थीटा लिया है, ये R है, ये √L² + R² है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ये L है, ठीक है। तो cos थीटा हो जाएगा L/L √R² + L²। ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो
इस थीटा इसके लिए तो आपका इसके लिए नहीं है, मतलब कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन अंडर रूट आर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे हुआ। तो यही वैल्यू हमने कॉस थीटा को रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि थीटा मेरा क्या है, अननोन है, हमने खुद से एज्यूम किया हुआ है, इसीलिए थीटा को हम फिर से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये भी हम साइड में लिख दे रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये नोट कर लो साइड में, आप नोट कर लो, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगा कैसे आ गया। ठीक है। फिर हमारा सब कुछ सारी वैल्यू हम पुट कर दिया, अब केवल हमें सॉल्व करना है। तो देखो आप सेम बेस है, एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे तो इसको आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हो 1/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। यहाँ पे 1 पावर है, 1 और 1/2 मिल करके 3/2 हो गया, और ऊपर मल्टीप्लाई किया 2k/QL। ठीक है, फिर से अगेन हम 2QL को आप लिख सकते हो पी की डेफिनेशन दी थी ना अभी, पोल डाइपोल वेक्टर। ठीक है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल एल, टू एल लिखा था, तो वही 2QL हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख लो P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, तो हमने रिप्लेस कर दिया, तो E की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डाइपोल में आ गया KP अपॉन दिस वन। ठीक है, अब ये तो हमारा फाइनल हो गया। लेकिन जब उसने आइडियल डाइपोल कंसीडर किया है तो फिर से वही जो हमने आज जस्ट बताया था कि एल वैल्यू काफ़ी स्मॉल होगी कंपेयर टू द आर, तो एल स्क्वायर अगेन काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो एल नेगलेक्ट कर दोगे आप। तो यहाँ आप करोगे आर स्क्वायर है, फिर इसका टोटल पार क्या है 3/2 है, एल स्क्वायर टर्म को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे आप। ठीक है, ये कैसे हुआ हमने बताया था अभी कि जब एल आपका काफ़ी स्मॉल है तो उसका स्क्वायर करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो उसमें ऐड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसीलिए हम एल स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। नेगलेक्ट का मतलब आप रिमूव कर दो, 0 कर दो वो टर्म को। तब ये टर्म 0 किया तो आर स्क्वायर और 3/2 टोटल पार है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आर क्यूब, ऊपर के पी है। ये आपका आइडियल डाइपोल के लिए है ये। हाँ, आइडियल डाइपोल के लिए किस पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड कंडीशंस। ठीक है, तो आप देखो, आप जब लाइन वाले एक्सियल लाइन में, इस वाली लाइन में और इस वाली कंडीशन में जब फाइंड किया, तो इस केस में आपका 2kp अपॉन आर क्यूब आ रहा है, और इस केस में क्या आ रहा है, kp अपॉन आर क्यूब आ रहा है। दोनों की वैल्यू जो दिख रहे हो यहाँ पे, जो एक्सियल पोजीशन में है 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। ठीक है, दिख रहे हैं ना, ये आप वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पोजीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, तो बता लोगे ना, एक्सियल पोजीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंपेयर टू द इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, आप इस साइड में वर्ड में लिख लो आपका, ये आप लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, या इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल लिख लो, और ये इक्वेटोरियल फाइंड किया ना, ई एक्सियल इज इक्वल टू लिख लो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। कैसे वो दिख ही रहा होगा आपको, वहाँ पे 2kp आया हुआ है, यहाँ पे क्या है, kp है। बात समझ गए। अब ये आप लर्न करना थोड़ा सा, आप याद रखना, क्योंकि हमें एक को केस जर्नल स्टडी करना है। क्या है जर्नल, वो अब दोनों चीज़ें समझ में आ गए। ये आपने डाइपोल लिया, -q और +q। ठीक है, आपने फाइंड कर लिया, एक्सेल की पोजीशन में फाइंड कर लिया, एंड इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों ही फाइंड कर लिया। लेकिन ये क्वेश्चन आज से 3 साल पहले तक आते थे। अब क्वेश्चन जो आता है वो आता है एट एंगल थीटा पे फाइंड करना। ठीक है, इसीलिए कहा थोड़ा फिजिक्स में ट्विस्टेड है, थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हमें दोनों वैल्यू चाहिए होती है, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल, दोनों वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जाके डायरेक्टली वहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा आपका,
आपका दिया होगा डाइपोल दिया होगा, कहेगी भी एट एंगल थीटा आप कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए, हम फिर से लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है, इन द गिवन फिगर फॉर द गिवन केस, ठीक है, फॉर द गिवन केस, गिवन फिगर। अगर फिगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वर्ड्स में कैसे लिखा होगा, वर्ड्स में लिखा होगा भाई कि गिवन फिगर नहीं होगा तो अब कहेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फाइंड ई एट पॉइंट सी विच मेक्स थीटा एंगल विथ डाइपोल ठीक है, समझिए सिचुएशन ऐसा कुछ लिखा होगा। हो सकता है डिस्टेंस भी दिया हो, डिस्टेंस मान लो आपको दे दिया कि एट पॉइंट सी पे फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और वो एंगल थीटा फाइंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, समझिए सिचुएशन। अब देखो इससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करके आना कल, इसको हम कल बताएंगे क्यों, क्योंकि अभी इसका यूज है, पहले आप इसको प्रैक्टिस करके आना कल, ठीक है, एक बार कर लो अपने से, जो हमने दो केसेस करवाए ना, कौन कौन सा, एक्सेल और हाँ, ये दोनों क्वेश्चन खुद से आप डेराइव करना सीख लो पहले से, ठीक है, तो फिर से जब आप सीख जाओगे तो हम इससे बताएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कंपोनेंट वगैरह डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ई की वैल्यू क्या होती है एक्सियल पोजीशन पे, आई इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, पहले आपका डेरिवेशन समझ लो, इसे हम कल बताएंगे, इसके आगे काम करते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आपका जो पॉइंट आ रहा है डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म क्या होता है समझ में बता ही दिया है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। आपने किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी डाइपोल को पुट कर दिया है, ठीक है, तो भाई क्या सिचुएशन होगा, क्या होगा कैसा मतलब फिजिक्स कैसे वर्क करेगी, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो आपका ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। किसी ने पूछ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो आप बता लोगे ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आपका ये देखो डायपोल आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इसका डायरेक्शन ये है, इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव इधर है इधर नेगेटिव, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ठीक है। आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी डाइपोल को पुट कर दिया है, ठीक है, डाइपोल का स्ट्रक्चर क्या होगा ये तो समझ ही गए आप, माइनस क्यू होगा प्लस क्यू होगा, इसके बीच का डिस्टेंस 2l होगा, और ये एज्यूम कर लिया है कि ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, समझ गए, ये सब कुछ खुद से आपको, ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इस केस में देखो आपका, जब आपका डाइपोल आपका रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपका डाइपोल पे चार्जेज क्या है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ठीक है, तो आपका जब कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका पुट होता है तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम कंसेप्ट ड्राइव कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था ना कि कोई भी चार्ज आपका फील्ड में दूसरे के आता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, तो वही उस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, क्यू, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दी थी आपने यहाँ पे E इज इक्वल टू आपने कहा था एफ बाई क्यू, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो जो फोर्स चार्ज पे अप्लाई होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू ई, चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, तो भाई ये आपका डायरेक्शन, ये फोर्स अप्लाई होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे आपने क्या करना है, ये रिपेल करना है इसको, तो यानी पॉजिटिव चार्ज के वे आपका जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे
डाइपोल जो फोर्स अप्लाई होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करने का, तो इसका डायरेक्शन का इधर ही होगा ना। तो फोर्स जो डायरेक्शन हो गया ये आपने लिख लिया, F1 से लिख लिया और इसका डायरेक्शन मार्क कर दिया इधर। ये मार्क क्यों किया इधर, समझ में आ गया? सेकंड देखो, आपका माइनस क्यू चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इस डायरेक्शन इसका किधर होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, बात समझ गए? अब ये दोनों फोर्स आप देख रहे हो यहाँ पे फाइंड कर लिया तुमने, उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे आप, F इज इक्वल टू क्यू ई लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये फोर्स आपका किस इस पे क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट जीरो तब होता है जब एक ही पॉइंट पे अप्लाई होता है। ये क्या फोर्स एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है? अगर ये इस तरह का हो रहा है ना, लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे ये अप्लाई हो रहे हैं दोनों के अलग अलग पॉइंट है ना, अगर सेम पॉइंट पे है तो जीरो होता है ना। इंपॉर्टेंट है ये बात, पॉइंट है यहीं पे, आप जीरो मत लिखना। ठीक है, कन्फ्यूजन फर्स्ट क्लैरिटी हो गई तुम्हारी कि जीरो जो बोला था वो जीरो नहीं होना है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो अप्लाई हो रहा है फोर्स का एक ही पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग आप देखो यहाँ पे जब आपके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है तो ये आपकी टेंडेंसी इसकी क्या होगी, इसको रोटेट करने की होगी। क्यों? आपने एक पढ़ा होगा टॉक वाला कंसेप्ट। ठीक है, टॉक एंड कपल आते हैं। टॉक में क्या होता है, एक्सिस फिक्स होता है, लेकिन इस केस में फिक्स नहीं है। ठीक है, कपल में क्या होता है, आपके फोर्सेस सेम फोर्सेस किसी ये मान लो आपका कोई एंड है, ठीक है, लेंथ है, इस पे आपका सेम फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, इसको रोटेट करने की हो जाती है। वो का चैप्टर किया होगा तुमने 6 मैकेनिक्स में। ठीक है, वहाँ पे पढ़ाया गया होगा टॉक। तो यहाँ पे आपका एक टॉक जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी टेंडेंसी क्या होगी, डाइपोल को रोटेट करने की होगी। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए? तो आपको यही लिखना है यहाँ पे। फोर्स की वैल्यू हमने बता ही दिया था, ये देख रहे हो। और नेट फोर्स जो होगा आपका, ये मैग्नीट्यूड तरीका हो गया। ठीक है, तो भाई आपका ये आपका टू फोर्सेस नॉट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन सो दे constitute a couple due to the which dipole rotates। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन हमने जस्ट बताया कि आपका वही एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो पहले आप इतना नोट करो, आप ये समझ गए ना हमने जितना एक्सप्लेन किया है। हम्म, ये आप नोट करो, क्विकली नोट करो, फिगर ड्रॉ करो। देखो आप करोगे नहीं, ड्रॉ नहीं करोगे तो कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इमेज प्रिंट नहीं होना है। ठीक है, नोट करो। हाँ, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन देखो नेट फोर्स आपने जीरो तो लिखा है, ये हमने भी लिखा है लेकिन इसका मतलब क्या है, ये नेट फोर्स जीरो तो है, क्यों नहीं है, एक प्लस क्यू ही है माइनस क्यू ही है, लेकिन ये फोर्स जो हो रहा है एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं हो रहा है ना, एक पॉइंट पे एक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेटिव मोशन नहीं, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है, सीधे स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो एक, देखो जब मोशन होता है ट्रांसलेशन मोशन तो वो ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब कि नेट फोर्स एक डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन इस केस में आपका जो फोर्स आ रहा है नेट फोर्स, वो आपका एक, ये देखो आपका ये केस है और ये केस है ना, एक लाइन है, एक लाइन के एंड पे एक ऊपर डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब आपका फोर्स आपका इस तरह का होगा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है या फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, वो रोटेट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो भाई यही हमने लिखा है कि टू फोर्सेज नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल ड्यू टू विच दे डाइपोल रोटेट। समझ गए? स्ट्रेट लाइन में क्यों मोशन नहीं करेगा, बात समझ में आई?
जब आप ये समझ गए तो अब हमें फाइंड करना होगा। इसने बताया भाई, क्या बताया कि इसे प्रोड्यूस क्या करेगा, डाइपोल प्रोड्यूस, कपल प्रोड्यूस करेगा या टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क की जो वैल्यू होती थी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर क्रॉस एफ पढ़ा होगा, ठीक है, याद है? नहीं याद है तो याद कर लो आप, ऐसा कुछ होता था सिचुएशन, ठीक है। तो आप इस केस में अगर एफ कंडीशन में ऐसा कुछ फोर्स लगा रहे हो आर डिस्टेंस पे, तो हमें टॉर्क जो जनरेट होता है, टॉर्क की फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आप क्या, जैसे इस केस में हमें आर क्रॉस एफ का मतलब हो गया कि आर एफ साइन थीटा होता है ना, ठीक है, ये हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। तो भाई आप देखो इनके बीच का एंगल कितना है, आपने एज्यूम किया हुआ है ना, ये देखो, ये मेरा आर है और ये एफ है, ठीक है। इनके बीच का एंगल दिख रहा है ना, थीटा ही है, हमने एज्यूम किया है। तो भाई आर क्रॉस, जब यहाँ पे आप लिखोगे टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ वाले फॉर्मूले से, तो आर इस केस में क्या है, 2L है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल क्या एज्यूम किया तुमने, 2L किया हुआ है, और एफ, और ये आर क्रॉस एफ होता है साइन थीटा, ठीक है। ये एक तो जनरल तरीका हो गया समझने का। दूसरा कंपोनेंट के फॉर्म में होता है कि जो फोर्स लेते हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर इस तरह लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का होता है ना, उनके जो, ये देखो ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, हमें डिस्टेंस कौन सा लेना है, ये लेना है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका, ये 2L है, ये साइन थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2L कॉस साइन थीटा हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस यही हो जाएगा ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया कंपोनेंट के तरीके समझने का। तो ये F1 हो गया, ये दूसरा F1 हो गया, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2L साइन थीटा। तो भी टॉक की यही वैल्यू आती है, हाफ, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा मल्टीप्लाई में F। दूसरा तरीका ये हो गया समझ में, एक बाई डेफिनेशन हो गई, दूसरा अपने कंपोनेंट के फॉर्म में समझ लिया, ठीक है। तो भाई ये टॉक की वैल्यू हमने कैसे लिखा है समझ में आ गई, T इज इक्वल टू 2L मल्टीप्लाई में F साइन थीटा। F की वैल्यू हमने बता ही दिया कैसे आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, तो F की वैल्यू हमने पुट कर दिया क्यू ई। F की वैल्यू क्यू ई कैसे आया समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तुमने बताया कि कोई भी चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट होता है तो उसमें फोर्स जो अप्लाई होता है क्यू ई के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने क्यू ई लिख दिया, F की वैल्यू क्यू ई लिख लिया। अब आप अगेन 2QL को आप लिख लिया P, तो फाइनल फॉर्मूला जो मेरा हो गया टाउ इज इक्वल टू, टाउ यानी इज इक्वल टू, टाउ यानी टॉक की वैल्यू पी ई साइन थीटा, ठीक है। ये नोट करो आप। तो हमें याद लर्न करना होगा आपको कि व्हेन अ डाइपोल पुट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा, द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना क्वेश्चन में हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए। जो आप वेक्टर फॉर्म में आपका फर्स्ट टर्म जो होगा पी होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, ई होगा, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते समय, क्यों, क्योंकि हमें जब डायरेक्शन देना होता है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, फर्स्ट जो पी होता है, पी का डायरेक्शन देखोगे, इस केस में देखो आप पी का डायरेक्शन किधर है, इस केस के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। पी का डायरेक्शन आपका इधर से माइनस पी से क्यू की तरफ है, ठीक है, ये आपका इधर हो गया, ठीक है। ई का डायरेक्शन आपका इधर है, तो आपका रोटेशन जो क्यू आपका लेते हो डायरेक्शन, तो ऐसा कुछ करते हो ऐसा, तो ये जो थंब आता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो शो करता है, इस केस में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है वो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो शो करेगा। तो इस केस में क्या हो गया हमारा, इस केस के लिए आपका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, ई का डायरेक्शन ऐसा है, तो आप ऐसे रोटेट करना चाहोगे तो थंब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस केस में आंसर आप लिखोगे, टाउ का जो डायरेक्शन होगा इनसाइड द पेपर आएगा, इनसाइड द पेपर समझ रहे हो, आउटसाइड द पेपर और इनसाइड द पेपर समझ रहे हो ना। चलो तो ये आपको हो गया। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वहाँ पे भी स्टडी किया होगा, दोनों ही वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि आपने वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, फिर यहाँ पे मार्क कर दिया कि टाउ इज परपेंडिकुलर टू पी एंड टाउ इज परपेंडिकुलर टू ई। बात समझ में आ गई।
फिर हमने डायरेक्शन को मेंशन कर दिया है, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर द प्लेन इनवर्ड अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, समझ गए? अगर आपने फिगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया होता, अभी तो इधर लिए हो ना, लेफ्ट टू राइट लिए हो ना अपने, अगर आपने राइट टू लेफ्ट लिए रहते तो ऐसा कुछ आता, तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में आता। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करना आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि अभी मैग्नेट मैग्नेटिक वहाँ पढ़ोगे मैग्नेट ना, वहाँ पे भी डायरेक्शन फाइंड करना होगा, वहाँ पे भी। ये समझ गए? अब जब आप फॉर्मूला समझ गए, डायरेक्शन समझ गए, तो बस देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो केस 1 2 3 बन जाएगा। जब थीटा की वैल्यू आप जीरो लोगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो पुट करोगे, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, टाउ की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ये ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, आप जो डाइपोल का डायरेक्शन है, डाइपोल वेक्टर की डायरेक्शन जो है और ई का डायरेक्शन क्या है, दोनों एक ही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस को आप बोलोगे स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द डाइपोल। नोट करो जल्दी से। केस टू, जब आपका दोनों क्या हो, अपोजिट हो, एक आपका ई है तो इधर रिवर्स डायरेक्शन में पी है, तो ये बोलोगे आप अनस्टेबल। ये कब होगा, आपका थीटा आपकी 180 डिग्री पे अप्लाई हो रहा होगा। उस केस में भी टाउ साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन साइन 180 भी जीरो ही होता है, उस केस में भी टाउ जीरो ही होगा, लेकिन आपके दोनों एक दूसरे के रिवर्स है ना। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, तो आपका क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो, नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए उसमें। थर्ड केस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू जब आप साइन थीटा 90 ले रहे हो, साइन 90 हो जाएगा 1, टाउ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों आपकी, क्यों देखो यहाँ पे टाउ की आपकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, पी और ई तो आप फिक्स हो जाएगा, केवल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। साइन थीटा मैक्सिमम किस पे होता है, 90 डिग्री पे, तो साइन 91 होगा, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होगी पी ई। तो मैक्सिमम टॉर्क किस एंगल पे फाउंड होगा, एट 90 एंगल पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखो कहाँ तक हो गया, इसके आगे तो यहाँ तक हम आज करते हैं। ठीक है, ये आप कंप्लीट रिवीजन कर लेना, फिर हम इसके आगे बताएंगे। अब हमारे ख्याल से जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें ज़्यादा थ्री नहीं रह गई, अब ये जो हमें न्यूमेरिक करने थे वो कर लिया, ये एंडी है। अभी फिर नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से स्टार्ट है। ये लास्ट पॉइंट रह गया, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये सब शेयर कर लेंगे, आप जितना आज करवाया है उसको अच्छे से डेराइव भी करना है। ठीक है, क्योंकि एक डेरिवेशन हमने बताया ना एंगल वाला, वो हम कल करेंगे, जब आप उसको क्लियर से अच्छे से समझ जाओगे। आपके सर ने करवाया वो थीटा एंगल पे, आपके नोट्स में है थीटा एंगल पे? पोटेंशियल नहीं, जो पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं अभी, पोटेंशियल तो सेकंड में आएगा, अभी जो डाइपोल की बात कर रहे हैं हम। थीटा पे करवाया है, देखा हो आप कैसे क्या करवाया। ये डाइपोल की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने कहा कल करेंगे वो केस करवाया कि नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, क्योंकि क्वेश्चन अब वही आ रहा है। ठीक है, ये आपका रह गया वर्क डन है, पोटेंशियल वाली एनर्जी वाली डाइपोल, जो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने अभी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़े हो ना, या पोटेंशियल एनर्जी के चैप्टर अभी सेकंड में करवा देंगे तो फिर वहाँ पे हम फिर से बताएंगे। ठीक है, कि ये कैसे आता है। हाँ, सेकंड में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी अभी आया नहीं है ना आपका वहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इतना रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब हम देखो क्विकली कुछ मैथ्स का क्वेश्चन करवा देते हैं।
कुछ ट्राई किया कि नहीं अभी तक?